नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीकेजीएस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में आपके जीकेजीएस से 25 प्रश्न पूछे गए थे। उन 25 में से अधिकतम जितना रेट प्रश्न मिल सकते थे वो मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी हम लोग देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप सभी को हैप्पी दिवाली। ठीक है, तो इसका पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि संगीत रत्नाकर किसके द्वारा लिखा गया है। संगीत रत्नाकर जो है एक आपका ग्रंथ है जिसके रचयिता के नाम है सारंग देव। ठीक है, तो सारंग देव इसका राइट आंसर होंगे। संगीत रत्नाकर 13वीं सदी सारंग देव के द्वारा रचित ग्रंथ है। 13वीं सदी में यह ग्रंथ आपका रचा गया था और यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण संगीत शास्त्रीय ग्रंथों में से है, जो हिंदुस्तानी संगीत तथा कर्नाटक संगीत दोनों के द्वारा समादृत है और इसे सप्ताध्यायी के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार अष्टाध्यायी है जिसके रचयिता पाणिनि है, उसी प्रकार से सप्ताध्यायी भी है जिसके रचयिता सारंग देव हैं, क्योंकि इसमें 7 अध्याय है। एवं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बाद संगीत रत्नाकर ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपका ये बना कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत मुनि है। ठीक है, इसके अलावा 12वीं सदी के पूर्वार्ध में लिखे 7 अध्याय वाले इस ग्रंथ में संगीत व नृत्य का विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बताते हैं, जैसा कि दिवाली का सीजन चल रहा है, तो टेक्स्ट बुक के द्वारा सिलेक्शन वाली दिवाली नाम से जो है आपका एक सेल लाया गया है, जो कि आपका 29, 30 और 31 अक्टूबर के बीच में चला था। तो आज है आपका 30 अक्टूबर और इस अवधि के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेस करते हैं तो आपको मात्र जो है 395 रुपये में ये आपको मिलने वाला है। साथ में अगर आप हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के विषय में जानकारी नहीं है उनको बता दें कि टेक्स्ट बुक जो है आपके विभिन्न एग्जामों का, चाहे आप एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, डिफेंस का कर रहे हो, रेलवे का कर रहे हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उन एग्जामों का आपको मॉक टेस्ट, यानी कि जिस एग्जाम में प्रश्न आपके पूछा जाता है उससे रिलेटेड जो प्रश्न है उसी लेवल के प्रश्न आपको मॉक टेस्ट के माध्यम से पहले ही टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करवा देता है। इसके साथ साथ आपको PYP भी आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अगर ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करते हैं तब। ठीक है, यहाँ पर तकरीबन लगभग आपको 850 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस जो मॉक टेस्ट है आपको यहाँ पर मिलेगा। एक ही पास में सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट मिलता है। टेक्स्ट बुक का यही खास बात है और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। तो जो भी लोग लेना चाहते हैं आप लोग जाकर उसको परचेज कर सकते हैं। बाकी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन इतना इजी नहीं था, कुछ और सेंटेंसेस में जोड़ा गया था, हालांकि वो मुझे मिला नहीं, लेकिन क्वेश्चन का जो सार था ना वो आपका यही था कि फर्स्ट गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 1828 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित होने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में और क्या याद आपको रखना है, इसका कार्यकाल याद रखना है। तो इसका कार्यकाल आपका 1828 से 1835 तक का था। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था, यानी कि सती प्रथा को बंद किया गया था 1829 में। तो 1829 में भी जो आपके गवर्नर जनरल थे वो अभी आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे। साथ में आपको यह क्या याद रखना है कि सती प्रथा को जो गैर कानूनी घोषित किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सहयोग है, यानी कि सबसे ज़्यादा दबाव किसने डाला था, तो इसका राइट आंसर आपका राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से ही सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था और भारत में अंग्रेजी शिक्षा भी शुरू की गई थी। इसके अलावा राजा राम मोहन राय जी के विषय में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको बता दें कि राजा राम मोहन राय को भारत के पुनः जागरण का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, भारत के पुनः जागरण का पिता कहा जाता है। साथ में आपको बता दें कि 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ब्रह्म समाज का स्थापना भी किया गया था। साथ में 1814 या 15 ईस्वी में, ठीक है 14 से 15 लेकर चलते हैं, यही आपके बुक में लिखा रहता है, उसमें इनके द्वारा आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि
चांद मीनार, ठीक है, चांद मीनार कितने मंजिल का है? चांद मीनार पूछा गया था, ना कि चार मीनार पूछा गया था, ठीक है। तो चांद मीनार आपका 4 मंजिल है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। चार मीनार भी 4 मंजिल ही है, ठीक है। तो चांद मीनार हो या चार मीनार, 4 ही आपका राइट आंसर था। इसके अलावा चांद मीनार, जिसे कि चांद की मीनार, भारत के दौलताबाद में एक मध्ययुगीन मीनार है। यह मीनार महाराष्ट्र राज्य में दौलताबाद किला परिसर में स्थित है। आपको लगा होगा कि दिल्ली में, लेकिन नहीं, कहाँ, महाराष्ट्र में। और इसे 1445 में बहमनी गुलाम ने बनवाया था। इसे बहमनी सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह की 1443 में विजयनगर समाज के खिलाफ जीत की याद में बनवाया गया था। और चांद मीनार दिल्ली के कुतुब मीनार से मिलती जुलती है और उसी से प्रेरित है। इसके अलावा चांद मीनार को दक्षिण भारत में इंडोस नामिक वास्तुकला के बेहतरीन नमूनों में से एक माना जाता है। यह 63 मीटर ऊंचा है, 4 मंजिल है और 24 कक्षों में विभाजित है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से और क्या याद रखना है? यहाँ से आपको याद रखना है सुल्तान अहमद शाह के बारे में। जो आपका सुल्तान अहमद शाह है, इसने ही बहमनी सल्तनत का स्थापना है जो कि किया था। कल आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि जब बहमनी सल्तनत का स्थापना हुआ था, उसमें दिल्ली का सुल्तान कौन था, ठीक है। तो उसमें दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक का ही ये आपका गवर्नर हुआ करता था, अलाउद्दीन अहमद शाह, जिसे कि हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हुआ है कि बैसागु उत्सव में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो बैसागु जो उत्सव है वह किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह असम में मनाया जाता है, लेकिन आपसे पूछा गया था कौन सा नृत्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बागुरुम्बा था, ठीक है। तो बागुरुम्बा असम में एक लोक नृत्य है जो बोडो लोगों के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह विषुव संक्रांति, जो कि मध्य अप्रैल में होता है, एक बोडो त्यौहार है और बैसागु में किसी स्तर पर किया जाता है। इसके अलावा बारदोछाम भी एक लोक नृत्य है जो कि अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में रहने वाले सेडू कपेन नामक एक छोटे समुदाय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रीय बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है, यानी कि गल्फ ऑफ कच्छ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका कांडला बंदरगाह होगा। कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ में स्थित है। यह उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है। भारत में टोटल प्रमुख 13 बंदरगाह हैं, छोटे मोटे तो बहुत 100 से प्लस हैं, लेकिन प्रमुख आपके 13 ही हैं, ठीक है, जिसमें से कांडला बंदरगाह भी आता है। आपका मुंबई बंदरगाह, इसके अलावा नान्यशवा बंदरगाह जिसे कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, कोचिन बंदरगाह, ठीक है। इसके अलावा और भी बंदरगाह है, ठीक है, हमें नहीं याद आ रहा है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, ठीक है। द्विसदनीय विधायिका से तात्पर्य है, जो कि कल ही हमने आपके साथ डिस्कस किया था, कि जिस प्रकार संसद में संसद कितना सदन है? संसद का भी 2 सदन है, एक है आपका लोकसभा और दूसरा है आपका राज्यसभा, ठीक है। जिस प्रकार आपका संसद में 2 सदन होता है, उसी प्रकार से राज्य में, ठीक है, उसी प्रकार से राज्य में भी 2 सदन होता है। राज्य में भी 2 सदन होता है कि कौन कौन सा होता है? तो जिस प्रकार लोकसभा है, तो लोकसभा के विपरीत आपका यहाँ पर विधानसभा होता है और राज्यसभा के विपरीत यहाँ पर आपका विधान परिषद होता है, ठीक है, विधान परिषद होता है। यही आपसे पूछा गया था कि विधान परिषद जो है कौन से राज्य में है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन था जिसका राइट आंसर कर्नाटक था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का स्वरूप थोड़ा सा हमने चेंज किया है, तो ठीक है। तो कितने राज्यों में ये दोनों सदन है, ठीक है, तो 6 राज्यों में, ठीक है, वर्तमान में 6 राज्यों में है। पहले 7 हुआ करता था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, उसके बाद से यह आंकड़ा आपका 6 हो गया है, ठीक है। वो कौन कौन से 6 राज्य हैं? तो एक आपका आंध्र प्रदेश है, एक आपका महाराष्ट्र है, एक आपका कर्नाटक है, दूसरा तेलंगाना है, तीसरा बिहार है और छठा आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा कल जो प्रश्न आपका बना था कि राज्यों में निचला सदन कौन सा है, ठीक है। तो जिस प्रकार आपका संसद में भी निचला और उच्च सदन होता है, जैसे कि लोकसभा को हम लोग निचला सदन के नाम से जानते हैं और राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसी प्रकार राज्य में भी विधानसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं और विधान परिषद को हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो विधान परिषद अभी वर्तमान में 6 राज्यों में ही है, सभी राज्यों में नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि झूठा सच के लेखक कौन है, ठीक है। तो झूठा सच जो पुस्तक है उसके लेखक हैं यश पाल, ठीक है। तो झूठा सच उपन्यास के लेखक यश पाल हैं। यह उपन्यास जो है 2 भागों में क्रमशः सन ईस्वी तथा सन ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं। तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करते हैं तो वर्तमान में आपकी अजीत कुमार डोभाल हैं, ठीक है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल हैं और अजीत कुमार डोभाल भारत के प्रधानमंत्री के 5वें और वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA के रूप में सेवारत हैं। वह केरल कैडर के एक सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS के सदस्य हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं। तो इसका राइट आंसर आपके ब्रजेश मिश्रा होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार होते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर दूसरे नंबर पर है। यह प्रश्न थोड़ा सा लैंग्वेज नहीं क्लियर हो पाया है, बाकी हम लोग सारे फैक्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी प्रश्न पूछा गया होगा उसका आंसर आपको मिलने वाला है, ठीक है। देखिए, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप का जो साक्षरता है पूरे ओवरऑल राज्य में भी और केंद्र शासित प्रदेश में भी आपका 2nd स्थान पर ही है, ठीक है। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया होगा तो लक्षद्वीप इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा गया होगा कि केंद्र शासित प्रदेश में आपकी साक्षरता दर के मामले में दूसरे नंबर पर कौन है, ठीक है। तो उसका भी राइट आंसर आपका होने वाला है दमन और दीव होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि अगर उच्चतम साक्षरता दर वाले शीर्ष भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेश को देखें तो प्रथम पे आपको मालूम होगा केरल है, वहाँ का साक्षरता दर 94% है, ठीक है। और सेकंड पर आपका लक्षद्वीप है, थर्ड पर आपका जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा तीसरा पे मिजोरम है जो कि आपका ये राज्य है। चौथा पर भी आपका गोवा है, ये भी राज्य है। और 5वां पर त्रिपुरा है, ये भी राज्य है। लेकिन छठा पर आपका दमन और दीव है जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो दोनों चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था या आपसे ऑप्शन क्या दिया गया था, ठीक है। तो छठा पे दमन द्वीप, 7वां पर अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में 3रा नंबर पर, और 8वां पर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में 4था नंबर पर, फिर चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित प्रदेश ही है, पुडुचेरी भी आपका केंद्र शासित प्रदेश ही है, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसा कि केरल का साक्षरता दर आपका सबसे ज़्यादा है, लेकिन साथ में महिला साक्षरता दर भी सबसे अधिक आपका केरल में ही है। और आपसे पूछा जाएगा कि पुरुष साक्षरता दर में सबसे अधिक कौन सा आपका है, तो लक्षद्वीप इसका राइट आंसर होगा। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में कुल साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है, पुरुष में भी सबसे कम है और ओवरऑल साक्षरता भी सबसे कम है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान होगा, ठीक है। थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर फैक्ट्स हो गया। बाकी आप लोग धीरे धीरे करके इसको थोड़ा सा देखिएगा और सारे फैक्ट्स को क्लियर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CBC के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग या CBC के अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव होगा। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें 29 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई थी और वे 1988 बैच के असम मेघालय कैडर के IES अधिकारी हैं और उन्हें भारत सरकार और मेघालय राज्य सरकार में कई पदों पर काम भी किया है। और 31 जनवरी 2022 को सचिव यानी कैबिनेट सचिव वाले से ये सेवानिवृत्त हुए थे। उसी बाद से आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के शहर 2 भागों में विभाजित थे, एक घर तथा दूसरा था। तो आपसे प्रश्न ये बना था कि हड़प्पा सभ्यता के शहर कितने भागों में विभाजित थे, ठीक है। तो 2 भागों में था। कौन कौन सा? एक था गढ़ और दूसरा था आपका निचला शहर, ठीक है। तो हड़प्पा शहर 2 भागों में था, एक हिस्सा छोटा और ज़मीन से ऊपर उठा हुआ जिसे गढ़ कहा जाता था, दूसरा सबसे निचला शहर कहा जाता था, ठीक है। गढ़ के नीचे स्थित बड़े क्षेत्र को निचला शहर कहा जाता। इसमें सभी आवासीय भवन, सार्वजनिक सुविधाएं थी। यह आम आदमी के लिए जगह थी। बाकी जो ऊंचा वाला था वो आपका वहाँ के जो प्रतिष्ठित लोग थे उनके लिए था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यदि बास्केटबॉल को 6.25 मीटर की दूरी से शूट किया जाता है तो कितने अंक मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 3 अंक होगा। यदि बास्केटबॉल को 6.25 मीटर की दूरी से शूट किया जाता है तो इसमें 3 पॉइंट माना जाएगा, तो खिलाड़ी को 3 अंक मिलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया साइनोबैक्टीरिया को खाद्य पिरामिड में किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका राइट आंसर प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जिसे कि हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं और प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा यह
प्रोक्रियोटिक जीव होते हैं और इन्हें खाद्य पिरामिड में प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो कि आपके ऑप्शन में भी था। इसके अलावा खाद्य पिरामिड में विभिन्न स्तर होता है, जैसा कि पहला आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर ये जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन का उत्पादन करते हैं, जैसे कि पौधे और साइनोबैक्टीरिया। दूसरा आपका प्राइमरी कंज्यूमर होता है, ये शाकाहारी जीव होते हैं और जो प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाते हैं। तो फिर आता है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, यह मांसाहारी या सर्वाहारी जीव होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। इसके अलावा आपका है टर्सरी कंज्यूमर, ये शीर्ष शिकारी होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं। इसके बाद आपका आता है डिकम्पोजर, ये जीव मृत जीवों और अपशिष्ट पदार्थों को विघटित करते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया और फंगस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो इसका राइट आंसर 51.91% होगा। नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लगभग 51.91% जनसंख्या गरीब है और यह रिपोर्ट स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन इतना ईजी नहीं था, 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन को मिलान करना था, जिसमें से हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल पाया जामा मस्जिद के बारे में, तो इसको ही हम डिस्कस करते हैं। बाकी और क्या पूछा गया था, जो भी लोग सेकेंड शिफ्ट के होंगे आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक है, 30 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट के। तो जामा मस्जिद शाहजहाँ के द्वारा निर्माण कराया गया था। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसे 1 लाख रुपये की लागत से 1644 और 1656 के बीच मुगल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया और जामा मस्जिद को मस्जिद ए जहानुमा या दुनिया की मस्जिद कमांडिंग व्यू के रूप में जाना जाता है। इसे सम्राट जहांगीर शाहजहाँ की प्रमुख मस्जिद के रूप में डिजाइन किया गया था और यह पुरानी दिल्ली के प्राचीन शहर में स्थित है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया। तो अभी तक तो हमें इतना ही प्रश्न मिल पाए हैं, बाकी जैसे ही और प्रश्न हमें मिलेंगे PDF बनाने से पहले तो हम उसको PDF में शामिल कर देंगे। बाकी आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और टेक्स्ट बुक के ईयरली टेक्स्ट बुक पासपोर्ट जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 395 रुपये में आप जुड़ सकते हैं कूपन कोड APG के साथ, जो कि आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी देगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।